भारत एक ऐसा देश जहां सदियों से सभ्यता, संस्कृति और व्यवस्था साथ साथ चलती आई थी। यहां न्याय सिर्फ किताबों में लिखे नियमों से तय नहीं होता था, बल्कि समाज की नैतिकता, धर्म और संतुलन से तय होता था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम जरूर थे, लेकिन एक बात लगभग हर जगह समान थी। शासन का उद्देश्य जनता को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना था। राजा अगर अन्याय करता तो उसके खिलाफ भी आवाज उठती थी, और कई बार इतिहास गवाह है कि ऐसे शासकों को हटाया भी गया। यानी कानून एक तरफा नहीं था, वो एक सामाजिक समझौता था। लेकिन ये पूरी व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने नहीं, बल्कि शासन करने लगी। शुरुआत बहुत साधारण थी। व्यापार के बहाने आए, बंदरगाहों पर कब्जा किया, फिर किले बनाए, और फिर धीरे धीरे सेना और सत्ता दोनों पर पकड़ बना ली। लेकिन असली खेल यहां से शुरू नहीं हुआ। असली खेल तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने भारत में कानून को बदलना शुरू किया। अंग्रेजों ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि अब हम तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक आधुनिक और न्यायपूर्ण सिस्टम दे रहे हैं। उन्होंने अदालतें बनाई, जज नियुक्त किए, लिखित कानून बनाए, और कहा, अब भारत में रूल ऑफ लॉ होगा। पहली नजर में ये सब बहुत अच्छा लगता था। एक ऐसा देश जहां पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम थे, अब एक समान कानून के तहत आने वाला था। लेकिन यही वो भ्रम था जिसमें पूरा खेल छिपा हुआ था। ये रूल ऑफ लॉ असल में रूल बाय लॉ था, यानी कानून के जरिए शासन करना, न कि कानून के जरिए न्याय देना। सबसे पहली चाल थी भाषा। कानून की भाषा अंग्रेजी रखी गई। अब सोचो, उस समय के एक सामान्य भारतीय के बारे में जिसे अपनी भाषा के अलावा कुछ नहीं आता। वो अदालत में जाता है और वहां जो कुछ भी हो रहा है वो समझ ही नहीं पाता। उसके लिए न्याय एक ऐसी चीज बन गई जिसे वो छू नहीं सकता, समझ नहीं सकता। जज अंग्रेज थे, वकील अंग्रेजी में बहस करते थे, और फैसले भी उसी भाषा में होते थे। यानी सिस्टम की पूरी संरचना ही ऐसी थी कि भारतीय उसमें कमजोर स्थिति में रहे। दूसरी चाल थी नियंत्रण। अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए जो ऊपर से तो निष्पक्ष लगते थे, लेकिन असल में उनका उद्देश्य भारतीयों को नियंत्रित करना था। अगर कोई भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ जाता तो उसे सजा देने के लिए कानून तैयार था, लेकिन अगर कोई अंग्रेज भारतीयों के साथ अन्याय करता तो वही कानून अचानक कमजोर पड़ जाता था। ये दोहरा मापदंड धीरे धीरे भारतीयों के सामने साफ होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। तीसरी और सबसे खतरनाक चाल थी मानसिकता का निर्माण। अंग्रेजों ने सिर्फ कानून नहीं बनाया, उन्होंने लोगों के दिमाग में एक धारणा बैठाई कि अंग्रेज श्रेष्ठ हैं और भारतीय उनसे नीचे। ये सिर्फ समाज में नहीं, बल्कि कानून के हर स्तर पर दिखाई देता था। अदालत में एक अंग्रेज की गवाही को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जबकि एक भारतीय की बात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। यानी कानून अब सच्चाई पर नहीं, बल्कि पहचान पर निर्भर करने लगा था। धीरे धीरे भारतीयों को यह एहसास होने लगा कि ये सिस्टम उनके लिए नहीं बना है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें वे फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये जाल बहुत ही व्यवस्थित था। ये खुला अन्याय नहीं था जिसे देखकर तुरंत विरोध किया जा सके। ये एक छुपा हुआ अन्याय था जो नियमों और प्रक्रियाओं के पीछे छिपा हुआ था, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अंग्रेजों ने कानून का इस्तेमाल सिर्फ सजा देने के लिए नहीं किया, बल्कि डर पैदा करने के लिए किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर भारतीय ये महसूस करे कि वो कानून के अधीन है, लेकिन वास्तव में वो कानून के नीचे दबा हुआ है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल था। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि वो सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाता है। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने लोगों को चुप कर दिया। लेकिन हर सिस्टम की एक सीमा होती है। जब अन्याय बहुत लंबे समय तक चलता है तो वो एक दिन लोगों के अंदर गुस्से में बदल जाता है। भारत में भी यही हुआ। शुरुआत में लोगों ने इस नए कानून को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सच्चाई सामने आने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि ये कानून उन्हें सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ये वही समय था जब भारत में एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोग अब सिर्फ जी नहीं रहे थे, वे समझने लगे थे। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि अगर कानून ही अन्याय का कारण बन जाए तो उसे चुनौती देना जरूरी है। लेकिन यह एहसास एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे बना। हर उस घटना के साथ जहां किसी भारतीय को बिना कारण सजा मिली,
हर उस पल के साथ जब किसी अंग्रेज को उसके अपराध के बावजूद छोड़ दिया गया। कानून का असली उद्देश्य क्या होता है? न्याय देना, समाज में संतुलन बनाए रखना और हर व्यक्ति को समान अधिकार देना। लेकिन अंग्रेजों के शासन में कानून इन सभी उद्देश्यों से दूर हो गया था। वो अब एक हथियार बन चुका था, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ एक तरफ से वार करता था। और जब कानून एक तरफा हो जाए तो वो कानून नहीं रहता, वो अत्याचार बन जाता है। यही इस कहानी की शुरुआत है, एक ऐसे सिस्टम की जो बाहर से मजबूत और व्यवस्थित दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह अन्यायपूर्ण था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कानून अंग्रेजों के लिए था और सजा भारतीयों के लिए। अंग्रेजों ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि भारतीय उनसे नीचे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हर फैसले, हर नियम और हर व्यवहार से ये साबित जरूर किया। ये सुपीरियॉरिटी सिर्फ समाज में नहीं थी, ये अदालतों में भी दिखाई देती थी। एक अंग्रेज और एक भारतीय अगर एक ही अपराध करते तो उनके लिए सजा एक जैसी नहीं होती थी। अंग्रेजों के लिए कानून एक ढाल था जो उन्हें बचाता था, लेकिन भारतीयों के लिए वही कानून एक तलवार था जो हर बार उन्हीं पर गिरती थी। इसका सबसे बड़ा और साफ उदाहरण है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। 1883 में लॉर्ड रिपन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा हुआ था। इस प्रस्ताव के अनुसार भारतीय जज भी अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। अब सोचो, ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये अंग्रेजों की उस मानसिकता को चुनौती दे रहा था जिसमें वे खुद को हमेशा भारतीयों से ऊपर मानते थे। जैसे ही यह प्रस्ताव सामने आया, पूरे भारत में अंग्रेजों के बीच हंगामा मच गया। उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, हम किसी भारतीय जज के सामने पेश नहीं होंगे। ये वही लोग थे जो अपने देश में न्याय, समानता और अधिकारों की बात करते थे, लेकिन जब बात भारत की आई तो उनके सारे सिद्धांत बदल गए। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक भारतीय उनके ऊपर फैसला सुनाए। क्यों? क्योंकि उनके लिए भारतीय कभी बराबर हो ही नहीं सकते थे। आखिरकार इतना दबाव बनाया गया कि इस बिल को कमजोर कर दिया गया। इसमें ऐसे बदलाव किए गए जिससे अंग्रेजों की स्थिति सुरक्षित बनी रहे। यानी एक बार फिर यह साबित हो गया कि कानून का उद्देश्य बराबरी लाना नहीं, बल्कि अंग्रेजों की श्रेष्ठता को बनाए रखना था। यह घटना सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है, यह पूरी मानसिकता का आईना है जो उस समय के शासन में मौजूद थी। लेकिन यह भेदभाव सिर्फ बड़े कानूनों तक सीमित नहीं था, यह हर दिन की जिंदगी में दिखाई देता था। अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय को मारता या उसके साथ अन्याय करता तो उसे बहुत हल्की सजा मिलती थी, कई बार तो केस ही नहीं बनता था। लेकिन अगर कोई भारतीय अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे तुरंत सजा दी जाती थी। यह असमानता इतनी आम हो गई थी कि लोग इसे एक सामान्य बात मानने लगे थे। रेलवे में अलग डिब्बे बनाए गए, एक अंग्रेजों के लिए, एक भारतीयों के लिए। क्लबों में बोर्ड लगे होते थे, इंडियंस नॉट अलाउड। यह सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, यह एक संदेश था, तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो लेकिन बराबर नहीं हो। और जब यही सोच कानून में भी शामिल हो जाए तो वो भेदभाव और भी मजबूत हो जाता है। अदालतों में भी यही स्थिति थी। एक अंग्रेज की गवाही को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जबकि एक भारतीय की बात को अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता था। यानी सच और झूठ का फैसला भी पहचान के आधार पर होने लगा था। ये न्याय नहीं था, ये एक व्यवस्थित पक्षपात था जो नियमों के पीछे छिपा हुआ था। धीरे धीरे भारतीयों के मन में ये सवाल उठने लगा कि अगर कानून ही हमारे खिलाफ है तो हम न्याय कहां से पाएंगे। ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, ये पूरे समाज का सवाल बन गया था। और जब एक समाज अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाने लगे तो वो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अंग्रेजों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, या शायद वे देखना नहीं चाहते थे। उनके लिए ये सिस्टम काम कर रहा था, उन्हें कोई खतरा नहीं था। उन्हें लगता था कि कानून के जरिए वे हर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन वे ये भूल गए कि हर अन्याय, हर अपमान, हर भेदभाव लोगों के अंदर एक भावना पैदा करता है, गुस्सा, असंतोष और बदलाव की इच्छा। और यही भावना धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। लोग अब सिर्फ अन्याय को सह नहीं रहे थे, वे उसे समझने लगे थे। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि ये सिस्टम उनके खिलाफ बना है। और जब यह एहसास गहरा होता है तो इंसान चुप नहीं रहता, क्योंकि जब कोई सत्ता ये महसूस कर लेती है कि लोग उसके खिलाफ सोचने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं, तो वो सिर्फ उन्हें रोकती नहीं बल्कि उनकी आवाज को ही खत्म करने की कोशिश करती है। अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ। उन्हें डर था बगावत का नहीं, विचारों का, क्योंकि बगावत तलवार से होती है लेकिन क्रांति दिमाग से होती है। और जब दिमाग जाग जाता है तो उसे दबाना आसान नहीं होता।
इसी डर ने अंग्रेजों को ऐसे कानून बनाने पर मजबूर किया जो सीधे सीधे भारतीयों की सोच, उनकी आवाज और उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए थे। 1870 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी यानी देशद्रोह कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता, लिखता या लोगों को जागरूक करता तो उसे देशद्रोही घोषित किया जा सकता था। अब सोचो, एक ऐसा देश जहां लोग पहले ही अन्याय झेल रहे हैं, अगर वे उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते तो वो स्थिति कितनी भयावह होगी। ये कानून इतना व्यापक और खतरनाक था कि इसमें सच और झूठ का कोई फर्क नहीं था। अगर तुम्हारी बात से सरकार को असहज महसूस होता तो वही तुम्हारा अपराध बन जाता। और यही हुआ कई महान नेताओं के साथ। बाल गंगाधर तिलक, एक ऐसा नाम जिसने लोगों के दिलों में आज़ादी की भावना जगाई, उन्हें इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उनका अपराध क्या था? उन्होंने कहा था कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह सबसे बड़ा खतरा था। तिलक का केस सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम का प्रतीक था जहां सच बोलना ही गुनाह बन चुका था। अदालत में उन्हें अपराधी साबित किया गया, लेकिन इतिहास ने उन्हें एक नायक बना दिया। यही इस कानून की सबसे बड़ी विडंबना थी। जिसे अंग्रेज क्राइम कहते थे, वही भारत के लिए करेज बन रहा था। लेकिन अंग्रेज यही नहीं रुके। 1919 में उन्होंने एक और कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून ने तो जैसे सारी सीमाएं ही पार कर दी। इसके तहत अंग्रेजों को यह अधिकार मिल गया कि वे किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर सकते हैं और अनिश्चित समय तक जेल में रख सकते हैं। यानी अब कानून सिर्फ पक्षपाती नहीं था, अब वो पूरी तरह से मनमाना हो गया था। इस कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। लोग अब सिर्फ असंतुष्ट नहीं थे, वे आक्रोश में थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिस्टम उन्हें इंसान नहीं, सिर्फ एक प्रजा मानता है जिसे जब चाहे दबाया जा सकता है। और जब ये एहसास पूरे समाज में फैलता है तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। इसी आंदोलन के दौरान हुआ एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया, जलियांवाला बाग मैसेकर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्ण विरोध के लिए। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, उनके पास कोई हिंसा का इरादा नहीं था। वे सिर्फ अपनी आवाज उठाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी खतरा समझा। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोग भाग नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए थे। सैकड़ों लोग वहीं मारे गए, हजारों घायल हुए। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये उस मानसिकता का चरम था जहां कानून का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि डर पैदा करने के लिए किया जाता है। उस दिन एक बात साफ हो गई, अंग्रेजों के लिए भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। कानून उनके लिए सिर्फ एक औजार था जिससे वे अपने शासन को बनाए रख सकें। और अगर उस औजार को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें निर्दोष लोगों की जान भी लेनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अंग्रेज एक बात नहीं समझ पाए, डर हमेशा के लिए काम नहीं करता। कुछ समय के लिए वो लोगों को चुप कर सकता है, लेकिन लंबे समय में वही डर गुस्से में बदल जाता है। जलियांवाला बाग के बाद भारत में यही हुआ। लोगों के अंदर का डर खत्म होने लगा और उसकी जगह एक नई भावना ने ले ली, विद्रोह की भावना। अब लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए सोचने लगे थे। उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर वे आज चुप रहे तो ये अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। और यही वो मोड़ था जहां से भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। जलियांवाला बाग के बाद भारत बदल चुका था। अब लोग सिर्फ डर में जीने वाले नहीं थे, उनके अंदर एक गहरी बेचैनी थी, एक ऐसा सवाल जो हर दिमाग में घूम रहा था, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? और जब ये सवाल समाज में फैलता है तो वो एक दिन जवाब भी मांगता है। यही वो समय था जब एक नई सोच ने जन्म लिया, एक ऐसी सोच जिसने कानून की पूरी परिभाषा को चुनौती दी। ये सोच थी, अगर कानून अन्यायपूर्ण है तो उसे मानना जरूरी नहीं है। इस सोच को दिशा दी महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने पहली बार ये कहा कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा में है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, एक ऐसा आंदोलन जिसमें लोगों से कहा गया कि वे अंग्रेजों के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन ना करें। ये विचार जितना सरल लगता है उतना ही क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे पहले लोग ये मानते थे कि कानून का पालन करना उनका कर्तव्य है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन गांधी जी ने इस सोच को बदल दिया।
अब लोग कानून को अंधाधुंध मानने की बजाय उसे परखने लगे थे। वे पूछने लगे, क्या ये कानून न्यायपूर्ण है? अगर नहीं, तो हमें इसे क्यों मानना चाहिए? ये सवाल ही अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि जब लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए दबाना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोग अब अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ने लगे। नमक कानून का विरोध हुआ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, कर देने से इनकार किया गया, और सबसे खास बात, लोग ये सब बिना डर के करने लगे। जेल जाना अब सजा नहीं बल्कि सम्मान बन गया। जो लोग पहले कानून से डरते थे, अब वही कानून को चुनौती दे रहे थे। ये बदलाव अचानक नहीं आया था। ये सालों के अन्याय, भेदभाव और दमन का परिणाम था। हर उस घटना ने जहां किसी निर्दोष को सजा मिली, हर उस पल ने जब किसी अंग्रेज को उसके अपराध के बावजूद छोड़ दिया गया, लोगों के अंदर एक भावना पैदा की थी, और अब वो भावना एक आंदोलन बन चुकी थी। अंग्रेजों का सिस्टम जो कभी अटूट लगता था, अब दरकने लगा था। उनका सबसे बड़ा हथियार कानून अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि जब लोग कानून को ही चुनौती देने लगते हैं तो सत्ता की नींव हिलने लगती है, और यही भारत में हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा पहलू सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये मानसिक भी है। अंग्रेजों ने सिर्फ भारत पर शासन नहीं किया था, उन्होंने लोगों के दिमाग पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये भावना पैदा की थी कि भारतीय उनसे नीचे हैं, कि वे खुद अपने फैसले नहीं ले सकते। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने इस सोच को तोड़ दिया। लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि वे सिर्फ शासित नहीं हैं, वे अपने भविष्य के निर्माता हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा परिवर्तन था। बाहरी आज़ादी से पहले एक आंतरिक आज़ादी आई। लोगों ने अपने डर को हराया, अपनी आवाज़ को पहचाना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखा। और जब एक समाज ये सीख जाता है तो उसे ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने कानून का इस्तेमाल करके भारत को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि कानून सिर्फ तब तक काम करता है जब तक लोग उसे मानते हैं, और जब लोग ये तय कर लेते हैं कि वे अन्यायपूर्ण कानून को नहीं मानेंगे तो कोई भी सत्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। आखिरकार वही हुआ। सालों के संघर्ष, बलिदान और आंदोलन के बाद भारत आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये एक मानसिक जीत भी थी। ये उस सोच की जीत थी जिसने कहा था कि कानून का असली उद्देश्य न्याय है, और अगर वो न्याय नहीं देता तो उसे बदला जा सकता है। आज जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसका असली मतलब क्या है। कानून सिर्फ नियमों का सेट नहीं है, वो एक वादा है। एक वादा कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा, हर किसी को न्याय मिलेगा। लेकिन अगर ये वादा टूट जाए तो कानून अपनी शक्ति खो देता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अंग्रेजों ने कानून को अपने लिए ढाल बना लिया था और भारतीयों के लिए सजा, लेकिन अंत में वही कानून उनके खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, वो हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। क्योंकि इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, जब कानून इंसाफ देना छोड़ देता है तो लोग उसे मानना छोड़ देते हैं।